कि कैसे हम ट्रूप्स को मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस कदर पहुंचाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा मैसेज क्या है। वाह, क्या कोई मशीन एक इस कदर सीख जाएगी। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, एलन ट्यूरिंग वाज हायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत लोग उस समय भी डर रहे थे अलग अलग चीज़ों को लेकर के। मैं रोटर्स को घुमाकर ये कर सकता हूँ कि जब मैं आई टाइप करूंगा तब वो एक्चुअली ई प्रिंट होके आएगा कि ख्वाब की रानी बन आती है। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। यहाँ पे फिर से कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ साइंस की, कुछ साहित्य की। साहित्य की क्यों बोला मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे डॉक्टर साहब, आप सबके चहीते केमिस्ट्री की, जो उन्होंने तहलका मचा दिया लास्ट वीडियो में, अंकित जी, जो कि पीछे हैं कैमरा के क्योंकि वो NITian है। एनीवेज, हमारे साथ साहित्य के लिए मैंने आपसे जो बात की थी, बैठे हैं शुभम भारद्वाज जी। दिल्ली से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। ये शायर है हमारे। सलाम साहब। एनीवेज, रोज़ की तरह मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यार देखो, ये इंट्रोडक्शन मुझसे अच्छे से देना आता नहीं है, थोड़ा अटकता हूँ मैं। हमारे साथ बैठे हैं आप सबके चहीते प्रिय डॉक्टर साहब। म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। हमारी पिछली रील में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो आजकल उसका हमारे आने से भी पहले तहलका मचा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। एंड उसके थ्रू हमने एक स्निपेट दिखाई है एक अंग्रेज साइंटिस्ट की, मैथमेटिशियन की, जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रो देता हूँ, मैं अभी बंद कर देता हूँ और सुफियान बताएगा कि व्हाई इज इट सो। एलन ट्यूरिंग साहब ने, खैर उसके ऊपर तो मूवी बहुत खूबसूरत बनी रखी है। एक्टर शायद बेनेडिक्ट कम्बरबैच वही है, और उसकी पूरी कहानी है इमिटेशन गेम। एनीवेज, तो एलन ट्यूरिंग को सबसे बड़ा जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा कंप्यूटिंग और AI की दुनिया में, वो 2 पेपर से आते हैं। एक 1936 में उन्होंने पब्लिश किया था, एक 1950s में पब्लिश किया था। 1936 में उन्होंने बोला, पहली बार एक इमेजिनेशन के साथ उन्होंने एक मशीन की कल्पना करी कि देखिए, हर चीज़ जो मशीन्स बनती है वो एक सेट पैटर्न पे चलती है, कुछ रूल्स पे चलती है। तो क्या कोई मशीन उन सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगी जो कि खुद बाउंडेड हो गया रूल से? कि देखो, इसको रिवर्स करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। मशीन खुद बाउंडेड है, तो क्या एक बाउंडेड चीज़ को सॉल्व कर पाएगी? उन्होंने इसका इमेजिनेशन दिया, जो कि सत्य निकला बाद में। उस मशीन को कहा गया ट्यूरिंग मशीन, व्हिच वाज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। 1936। फिर 1950s में उन्होंने कहा कि मशीन्स को हम एडल्ट्स की तरह सोचवाना बंद करते। हम मशीन को बोलेंगे तो बच्चे की तरह बिहेव कर, यानी कि अपनी गलतियों से सीख। और जब सीखना पार्ट आया, तो क्या कोई मशीन एक इस कदर सीख जाएगी और हम सबको ऐसे इमिटेट करेगी कि हम डिफरेंस बताना बंद कर देंगे कि ये आंसर मशीन का था या इंसान का था। क्योंकि इंटेलिजेंस, उनका कहना था, इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस का सवाल नहीं है, बिहेवियर का सवाल है। तो ये 2 उनकी अचीवमेंट थी, जिसके नाम पे जिन्होंने जो दुनिया में तहलका मचा। और शायद आपने बोला भी कि कंप्यूटिंग का फादर कहते, और AI का उन्होंने जनरेशन दिया था, मतलब एक बीज रखा था। यस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उनका काफ़ी योगदान रहा है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटिंग। लेकिन बात ये थी कि एलन ट्यूरिंग, जब से इमिटेशन गेम मूवी आई है और ये सब इंफॉर्मेशन बाहर आई है, उसके बाद लोगों ने वापस बात करना शुरू किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उनका जो बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था, वो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। क्योंकि क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, एलन ट्यूरिंग वाज हायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ही वॉज अ मैथमेटिशियन। उस टाइम पे साइंटिस्टों का काम वॉर में, मतलब वॉर टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम रहता है ना, कि सारे रूल्स बदल जाते हैं, सबके एप्लीकेशन सिर्फ जंग जीतने के लिए रहते हैं। बिजनेसमैन के भी उसमें रहते हैं। जैसे अमेरिका में जो फोर्ड थे, फोर्ड बिल्ट अ लॉट ऑफ द प्लेन्स दैट वेंट आउट इन वर्ल्ड वॉर 2। इनफैक्ट वॉर के समय में सबसे ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस होती है। रीजन मैं समझता हूँ, एक छोटा सा कोट है, नेसेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ डिस्कवरी। वहाँ नेसेसिटी होती है कि हमें इनसे आगे निकलना पड़ेगा, तो वहाँ वॉर भी आती है। तो ये ऐसी क्या नेसेसिटी थी विच फोर्स्ड एलन ट्यूरिंग टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दैट टाइम? तो उस टाइम पे जर्मन टेक्नोलॉजी जो थी ना, जो जर्मन का एक तरीके से रेनेसॉन्स हुआ है 1936 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्हें शन किया गया था, तो वो जर्मन काफ़ी कुड़ गए थे दुनिया से कि हमारे साथ गलत किया गया है। तो जर्मनी ने बहुत मेहनत की। जर्मनी की उस टाइम की मूवीज़, उस टाइम की मशीनरी, इंजीनियरिंग सबसे कई गुना बेहतर थी। वाह। तो उन्होंने कोड करने का भी एक तरीका निकाला कि कैसे हम ट्रूप्स को मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस कदर पहुंचाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा मैसेज क्या है। वाह। तो उसके लिए उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम
पॉपुलर कल्चर में एनिग्मा मशीन है, उसका नाम एक्चुअली क्या था किसी को पता ही नहीं। ठीक है, ये एनिग्मा जो वर्ड है ये एक्चुअली दुश्मनों ने, जो जर्मन के दुश्मन थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उन्होंने कहा था। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री। तो मिस्ट्री ये थी, इट वाज अ वेरी सिंपल मशीन, बहुत ही सिंपल मशीन थी। एक बहुत मोटा टाइपराइटर के साइज की मशीन थी वो, जिसमें कुछ कुछ रोटर्स थे। वो मशीन ये करती थी कि अगर आपने कुछ रोटर्स को किस कदर मोड़ दिया और आपने मैसेज टाइप किया कि आई वॉन्ट टू गो टू XYZ प्लेस, ठीक है, अगर मैं रोटर्स को घुमाकर ये कर सकता हूँ कि जब मैं आई टाइप करूंगा तब वो एक्चुअली ई प्रिंट होके आएगा, अगर मैं ए टाइप करूंगा तो वो सी प्रिंट होके आएगा। ऐसे आप रोटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ, सेटिंग में वो सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते थे और ये मैसेज उल्टा जाता था। तो ये डबल मिस्ट्री है, एक तो जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा, जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा, और वो रिवर्स ऑर्डर में भी है। और यही चीज जब एक जर्मन सोल्जर को मिलती थी तो उनके पास एक और डिकोडर था जो सेम कोड उस एनिग्मा मशीन में डालता था, और उस मैसेज के साथ मशीन की सेटिंग्स भी आती थी। ठीक है, तो वही सेटिंग्स के साथ अगर उसी सेटिंग्स पे मैंने वापस सेम रोटर्स को सही तरीके से घुमाया तो मैसेज का इंटरप्रिटेशन आपको साफ साफ मिल जाएगा। क्या बात। लेकिन दुश्मनों के हाथ क्या लग रहे थे, ये टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े मैसेजेस। और अब सब हो गए हैरान, क्योंकि पहले तो हम इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज में भी उनसे पीछे हैं। दे हैव बेटर प्लेन्स, दे हैव बेटर गन्स, दे हैव बेटर, दे जस्ट बेटर देन अस। और अब इनके मैसेज भी हम नहीं पढ़ पा रहे। इसको मैं एक शायरी की तरह रूप दे देता हूँ। देखो, ये होता है मतलब कि सीक्रेट बताना, कि दुनिया को पता है तुम्हारे सीक्रेट्स, अब निकालो उसका मतलब क्या है। चैलेंज दे दिया उन्हें, एक और चीज कर दिया। अच्छा, ये कर रहे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, अब हमारे पास एक हमारा राज है यार, और वो राज ऐसा जो सबके साथ जाहिर है। अब समझाओ इसके अंदर क्या चैलेंज है। और क्योंकि लोगों को मैसेजेस समझ नहीं आ पा रहे थे, आप निकलोगे कैसे? इंटेलिजेंस का काम क्या रहता है आर्मी में, कि आप मैसेजेस या फिर जो भी है उसे इंटरसेप्ट करके उनके प्लान्स को तबाह कर दो। बिल्कुल है, या फिर उसके प्लान में एक प्रॉब्लम डाल दो। लेकिन मैसेज ही नहीं समझ आ रहा तो अब हम क्या करें? तो दे अप्रोच अ कपल ऑफ मैथमेटिशियंस, जिसका चार्ज एलन ट्यूरिंग को दिया गया था कि आप एक टीम असेंबल कीजिए और ये एनिग्मा कोड क्रैक करिए प्लीज, है ना। तो एलन ट्यूरिंग ने उस टाइम पे एक मशीन का इजाद किया था जो धीरे धीरे यही प्रिंसिपल अप्लाई करके अपनी ही गलतियों से सीख के उसने ये कोड क्रैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर बाय द वे कॉन्सेप्चुलाइज किया था चार्ल्स बैबेज ने, जिसको उनके साथ एक काम करती थी एडा कुछ नाम था उनका, जो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उन्होंने उस मशीन को जन्म दिया था। तो कंप्यूटर्स एग्जिस्टेड, बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब एक तरीके से एआई है ना, वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, सीख के दे हैड स्टार्टेड क्रैकिंग द कोड। और क्योंकि अब ये वॉर टाइम है, अगर उन्होंने अपना सीक्रेट नहीं बताया तो इंग्लैंड ने भी ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया, दैट वी हैव क्रैक्ड द एनिग्मा कोड एंड एलन ट्यूरिंग एंड हिज टीम हैव डन इट। क्या बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन कई सालों तक लोगों को पता नहीं थी। तो खैर, अब नाउ यू नो व्हाट एलन ट्यूरिंग इज। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स का इजाद किया। बट हमने वीडियो में बात की थी एआई की। एलन ट्यूरिंग को क्रेडिट भी दिया जाता है एक इमिटेशन गेम की, विच इज द ट्यूरिंग टेस्ट। तो ये उन्होंने 1950 में पब्लिश किया था। तो आप बता सकते हो कि व्हाई इज इट या फिर हाउ इज इट, ये जो इमिटेशन गेम है वो आज भी एआई में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो बात आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसको इमिटेशन गेम क्यों कहा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझो। सारा खेल इसी में, कि जब मैंने वीडियो में पहले ही बोला था कि आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली मशीन्स को सोचना नहीं है, मशीन को ऐसे बिहेव करना है कि इनको लगे कि वो इंसान की तरह है। दिस इज इमिटेशन। मशीन इज इमिटेटिंग ह्यूमंस। उसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास इंटेलिजेंस कहाँ। अब आर्टिफिशियल क्यों कही जा रही है? उसके पास इंटेलिजेंस आ रही है डेटा से, जो उसको डेटा फीडेड है, उस डेटा को एनालाइज करके वो बिहेव कर रही है एज ह्यूमन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमिटेशन गेम्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मेरा दरख्वास्त आ गई। अभी अंकित साहब हमारे सामने हैं, बहुत इसके पहले अंकित साहब काफी उतावले हैं कैमरा के सामने, तो 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट रुकिए। तो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली बहुत सिंपल है। बहुत सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि 3 रूम्स हैं, जिसमें एक जगह कंप्यूटर है या मशीन है, एक जगह एक ह्यूमन है, और एक इंटरप्रेटर है या फिर क्वेश्चनर है, वो इंटेरोगेट करेगा। वो कुछ सीरीज ऑफ सवाल पूछेगा मशीन से भी और ह्यूमन से भी, उसे नहीं पता कौन क्या है। ठीक है, और
वो फिर उसके जवाब से क्या है, अगर सेट पैटर्न्स रहेंगे तो मशीन उसी सेट पैटर्न्स पे जवाब दे पाएगी और कहीं ना कहीं जाकर वो मशीन फेल हो जाएगी। तब वो इंटरप्रेटर को समझ आएगा कि ह्यूमन कौन है, मशीन कौन है। और यही टेस्ट आज भी अप्लाई होता है। मैं समझ गया कहाँ जा रहे हो। Yes. तो आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइट्स पे एक कैप्चा आता है, ठीक है। अब कैप्चा इज नॉट फेड डेटा। अगर आपको पहले से ही कुछ चीजें पता है, अगर आप ऑन द फीट सोच सकते हो, तो आप वहां पर जो भी कैप्चा रहेगा कि इस पिक्चर में से आप ये चीजें सिलेक्ट कीजिए, उससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि आप एक रोबोट हो या ह्यूमन। बेसिकली वो क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं कि ये कोई इमिटेटर है या कोई एक्चुअली इंटेलिजेंस है। क्योंकि अभी भी एआई के सो कॉल्ड उसके पास मशीन का इतना डेटा नहीं है कि वो ये फीड कर पाए हर पैटर्न में कि कहाँ मैंने कोई भी सिंबल डाल रखा है जिसको मैं एनालाइज करूं और बता पाऊं कि हाँ, जैसे मान लीजिए वाह ये जर्मनी के सबसे बड़े साइंटिस्टों की करामात है कि इंजन बना दिया और ये सब कर दिया। एनीवेज तो मैं फ्लो ना टूट जाए। तो एनीवेज ये बात हो रही थी कि देखिए हमें कैप्चा में आता है कि मान लीजिए कि इसमें से बताना है कि इन 9 फोटोज में से बाइसाइकिल किसके पास है। यस, ठीक है, मैंने कहीं भी रैंडमली लगा दिया। अब मशीन का इमिटेशन गेम चालू होता है, क्या वो हर केस में वो बता पाएगी कि दो साइकिल यहाँ पड़ी थी। इट्स ऑल गोइंग अबाउट इमिटेशन गेम, जिसका हम इस्तेमाल करके ये भी समझ सकते हैं, मशीन ये समझ सकती है कि सामने वाली मशीन है या इंसान। वो भी डेटा फीडेड है ना यार। एग्जैक्टली, क्योंकि उसे भी पता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या है ना। और सिमिलरली क्या हो गया कि धीरे धीरे मशीन्स एक्चुअली या फिर एआई जो प्रोग्राम्स थे या बॉट्स थे वो ये फिगर आउट करने लग गए थे। तो अब आजकल वो लोग क्या करते हैं, देयर इज वन बिग पिक्चर ऑफ अ ट्रक डिवाइडेड इनटू 9 पिक्चर्स और कहते हैं कि भाई बस ढूंढ के बताओ। हाँ, इसका बजट ढूंढ के बताओ यार। तो वो कहते हैं कि एक बड़ी पिक्चर में जिसको 9 पिक्चर्स में डिवाइड करके सिलेक्ट एवरी पिक्चर दैट कंटेन्स अ बस। तो अगर वो एक ही कोना देखेगा तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं, बट एक ह्यूमन बता सकता है कि भाई ये पूरी ही तो बस है। लेकिन बस जो है खाली ये 9 ब्लॉक्स में दिख रही है, कोने वाले ब्लॉक में तो रोड दिख रहा है खाली। आए है क्या बात है। डेटा, इट्स ऑल अबाउट डेटा। और इवेंचुअली शायद ऐसे इतनी डेटा फीड हो जाएगा उसके अंदर कि वो भी इवेंचुअली ये करने लगेगी तो कैप्चा कुछ और टाइप का बनेगा। ठीक है। तो अभी जो है ना कैमरा जो है दर्शकों को आपको दिख रहा रहेगा कि बहुत हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि अंकित से अब रहा नहीं जाता। अंकित अब कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है सबको। अंकित साहब आप हमारे सामने आइए। म्यूजिक के साथ अंकित साहब चालू करेंगे दोबारा। चलो फर्स्ट अंकित साहब, अंकित जो है एकदम प्रोफेशनल आदमी है, माइक लगाए बिना बात नहीं करेंगे। माइक ऐसे कैसे। एनीवेज तो बात एक्चुअली आज हम लोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें इससे डरना चाहिए, ये हमारे जॉब्स ले जाएगी, है ना। तो इतना डरने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है इससे। एक्चुअली बात हो रही है सिर्फ, पहले तो बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ इंटेलिजेंस है ना। तो ये ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं करेगी फर्स्ट ऑफ थिंग, है ना, क्योंकि ह्यूमन में बहुत सारी चीजें होती है। इंटेलिजेंस उसमें से एक पार्ट है बस, क्या है ना। ह्यूमंस में और भी इमोशंस होते हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मशीन्स नहीं कर सकते। क्लियर। फिर आता है कि आर्टिफिशियल क्यों, है ना। इंटेलिजेंस तो है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्यों। आप पढ़े होगे कभी तो आर्टिफिशियल और मैन मेड एक ही वर्ड्स है, समझो, दोनों का मतलब सेम निकलता है। अगर यही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह लिख दूं मैन मेड इंटेलिजेंस, है ना, कि उस इंटेलिजेंस को हम ही बना रहे हैं, इंसान ही बनाते हैं। क्या बात है। उस डेटा को या जो बोलो एआई को ट्रेन कौन करता है, तो हम ही करते हैं। क्लियर। तो डरने की बात नहीं है कि आपको रिप्लेस कर देगा, है ना। ये आपके एक छोटा सा फंक्शन है, या बोलो आपकी हेल्प कर सकता है किसी एक काम में, सारे काम में नहीं, किसी एक काम में कर सकता है। क्लियर। फिर आते हैं कि ठीक है, अगर डरते बात नहीं है ना, हम नहीं डर रहे इससे, तो किस काम में हमें हेल्प करेगा या क्यों नहीं डरना चाहिए। तो एक्चुअली जब इंटरनेट आया था पहली बार, है ना, तो सब लोग उस समय भी डर गए थे कि इंटरनेट आया है, अब लोग पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं करेंगे, तो हमारे जो पोस्ट मास्टर होते हैं जो मैसेज डिलीवर करते हैं उनकी जॉब चली जाएगी, है ना। बहुत लोग उस समय भी डर रहे थे अलग अलग चीज़ों को लेकर के। फिर क्या देखने को मिला कि इंटरनेट आया, व्हाट्सएप आ गया, है ना। अब हम तुरंत का तुरंत मैसेज डिलीवर कर देते हैं विद इन अ सेकेंड। आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगते इसके बदले में। पहले तो आपको पैसा लगता था, है ना, अब पैसे भी नहीं लगते। उसके बाद क्या है आपका कि और क्या किस किस कामों में हेल्प करती है। तो इंटरनेट आने के बाद आप देखो कि कितने जॉब्स क्रिएट भी हुए साथ में, है कि नहीं। पहले कुछ लोगों का मोनोपोली होता था, है ना, कि टीवी इंडस्ट्री है जैसे कि कुछ लोगों के पास पैसा है, वो एक सीरियल बनाएंगे, वो अच्छी रहे खराब रहे, आप देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही एक लिमिटेड है ना। जैसे ही इंटरनेट आया, फोन्स आए, डिवाइसेज आए, अब हर लोग क्रिएटर है।
अब बात रह गई बस क्रिएटिविटी की, कि अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आप में टैलेंट है, आप फोन उठाओ, शूट करो, जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। तो अब है कि अब हर हाथ में वो टैलेंट आ गया, आपके हर फोन, मतलब फोन उठाओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपलोड कर दो। वैसे ही अभी क्या है, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे इंजीनियरिंग ही ले लो, एक सेक्टर है। मान लो मैं गाँव का एक इंसान हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने इंजीनियरिंग की नहीं, मुझे पता नहीं चला, जो भी हुआ। अब मुझे अगर एक वेबसाइट बनानी है तो मुझे तो पता ही नहीं, भले ही मेरे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि वेबसाइट कैसे बनती है, तो मेरा टैलेंट बर्बाद गया, है कि नहीं, मेरा टैलेंट तो बर्बाद चला गया। लेकिन अब एआई अगर आ गया है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आज आप फोन पे बोलते हो ना यूट्यूब पे कि ये वीडियो निकालो, इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे, है ना, तो वैसे ही आप आने वाले दिनों में एआई का यूज करके आप खुद साइट बना लोगे। तो इंजीनियर तो वही है कि इंजीनियर्स की तो जॉब चलो ठीक है कम जाएगी, है ना, लेकिन क्रिएटिविटी, अब समझो कि हर इंसान इंजीनियर है ना। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, आप खुद बैठो, आप खुद साइट डेवलप कर लो, है कि नहीं। तो इससे और भी जॉब्स क्रिएट होगी इन फर्दर, तो डरने की बात तो इससे नहीं है, ठीक है। और एक कॉन्स की बात करते हैं, है ना, तो एक चीज याद रखो कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, तो हमें दोनों देखना चाहिए, सिर्फ एक की नहीं, ठीक है। कुछ कॉन्स होंगे अगर, तो हम उसको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कॉन्स होंगे तो नहीं भैया, तब फिर उसको नहीं अपनाएंगे। तो कॉन्स हैं अभी, उसमें बहुत सारे कॉन्स हैं, इन वो चीज़ धीरे धीरे लिमिट की जा रही है। जैसे कौन सा डेटा हमें फीड करना है, हम कहते हैं ना कि जैसा खाना दोगे वैसा दूध मिलेगा, है ना, तो वैसे ही है कि जैसा डेटा आप फीड करोगे, आपको एआई के थ्रू वैसा ही जवाब मिलेगा, वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। और भी चीज़ें हैं इसमें कौन सा भी, ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। और साथ में सुफियान भाई बोल रहे थे कि अंकित भाई एनआईटी से है, तो वो पीछे है भैया। मेरी डिग्री पहली बात फिनिश है और मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं ड्रॉप आउट नहीं हूँ। अरे यार गलत किया है। अरे यार सुफियान ने बहुत गलत किया है। क्यों करते हो तुम ऐसे? नहीं, क्यों लोगों का मजाक उड़ाते हो? मजाक नहीं, मैं क्यों चाहता लोगों को ये स्पष्ट नहीं करते कि तुम आईआईटी ड्रॉप आउट हो, ग्रेजुएट नहीं। बात ये ना कि वो वहां तक मैं ड्रॉप आउट तक ही पहुंच पाया। अंकित साहब को मैं बुलवाना चाहता था एक दिन, कि भाई ये बात साबित करें कि ये कितना आगे है हमसे, इसलिए बार बार उनको पीछे करता था। एनीवेज, बहुत अच्छा जब सवाल इन्होंने बोला, उस पर मैं आपके जवाब देना चाहता हूँ कि अंकित भाई डरने की जरूरत तो है यार एआई से। रीजन बीइंग, इस बात को समझो, आपने बोला खुद ही कि डेटा में बातें हैं। क्या हो मैं एक चीज़ के लिए ऐसा डेटा फीड करने लगूं उसको कि उसका रिस्पांस बहुत वायलेंट आए। सारा खेल डर का तब चालू होगा जब ये कंट्रोल कि वो एआई को कैसे ट्रेन किया जा रहा है वो खराब हो जाए। इट्स ऑल अबाउट फियर एनीवेज। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेन अंकल, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो खेल बेसिकली ये है कि एआई, जैसे एलन ट्यूरिंग ने भी कहा था कि जब तक एक मशीन को एक सेट लिमिट दी जाए, वो उसी सेट लिमिट पे आपको बराबर से चीजें कंप्यूट करके, एनालाइज करके, कैलकुलेट करके दे सकती है। एआई जो है इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, बट इट इज स्टिल वेरी मच डेटा डिपेंडेंट। जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस एआई बॉट का नाम क्या था, बट एक बॉट को ट्विटर पे छोड़ दिया गया था। ओके, ठीक है, कि आप ट्वीट्स पढ़िए, ट्वीट्स पढ़ के आप पोस्ट कीजिए। तो दे वर स्टडिंग कि एआई किस तरह, अगर उसको इस तरह छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो अब ट्विटर पे आप लोग को तो पता ही होगा, मतलब सभी लोग को पता है कि सोशल मीडिया पे हेट रेट थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नेगेटिव कंटेंट आउटवेज पॉजिटिव कंटेंट बाय क्वाइट अ मार्जिन। तो उसके जो पोस्ट होने लगे ना, दे बिकेम पोस्ट और कमेंट्स, वो इंक्रीजिंगली रेसिस्ट, ठीक है, सेक्सिस्ट, मतलब एकदम राइट लीनिंग या फिर लेफ्ट लीनिंग, मतलब एक दूसरे की वो बुराई ही करने लगा था वो एआई। तो उसको हटाना पड़ गया था। फिर मुझे डिटेल्स नहीं पता, आप इसे गूगल कर सकते हैं। इससे मैं एक चीज़ और बोल पा रहा हूँ आपको कि एक्चुअली वो जो बॉट था जिसको हटाना पड़ गया, वो एक्चुअली समाज का आईना हो गया होगा परहैप्स, बट पॉइंट वही डेटा लिया। पॉइंट ये है कि बिकॉज इट इज डेटा डिपेंडेंट, है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उस डेटा किस तरह से फीड कर रहे हैं। फिल्टर करना पड़ता है डेटा को। यस, कैसे हमें कितना क्या चीज फिल्टर करनी पड़ी। डर की बात ये है कि इवेंचुअली ऐसा ना हो जाए कि एआई खुद अपने आप को ऐसे डेटा फीड करने लगे जिस पर फिल्टरेशन खत्म कर दे। ये सब चीजें डर की बात। अंकित भाई का ये मैं बात कर रहा था, इस पर मैं डिस्कशन कर रहा था। एग्जैक्टली। सो वेरी गुड, वेरी नाइस डिस्कशन। मेरे पास एक वो आया है, क्या आया है? ख्याल आया कि एक बार डेटा फीड करें क्या? बिल्कुल।
तो हमारे साथ हमने आपको बोला था कि हमारे साथ हमारे शायर दोस्त अंग्रेजी के हमारे साथ बैठे हैं, इंग्लिश का टीचर रहा है बहुत अच्छे, बहुत समय तक, आज भी इंग्लिश ही पढ़ाता है और पोइट्री पढ़ाता है, साहित्य पढ़ाता है। इसके अंदर इतना कंटेंट है जिसका अगर अंश मेरे अंदर होता तो मैं शायद साइंस के अलावा भी बहुत कुछ कर पाता। एनीवेज, तो व्योम साहब आपकी एक जिम्मेदारी है। यस। और फोन तो दो। अरे फोन लीजिए, फोन लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एआई को आपके सामने एक डेटा फीड करेंगे। उस एआई का नाम नहीं बताएंगे एनीवेज, क्योंकि सम कंस्ट्रक्ट वो है, लिमिटेशंस है। तो उसके अंदर हम वही मैं एक बात कहूँ। हाँ, पास है ये थोड़ा माइक। तो अभी जो ये बात चल रही थी कि चिंताएं, यार नेचर में ना कुछ भी सीरियस नहीं है। शायरी चालू हो गई। नहीं, शायरी तो नहीं, बात ही कर लूंगा पहले कि नेचर में कुछ भी सीरियस नहीं है। अभी तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि पुणे की शाम की हवा कितनी सुंदर है, कि बाहर बैठते हैं, पेड़ दिखेंगे, अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति में जब कुछ भी सीरियस नहीं है, तो अभी जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है कि क्या ये सीरियस हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खतरा होगा भी तो इंसानी दिमाग कल को कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालेगा कि इस खतरे को नलीफाई कर दे। आज ना निकाले कल निकाले, क्योंकि समय का पहिया रुकता नहीं है। तुम्हारे डर इस दुनिया में कितने ऐसे राजा आए कि दुनिया को लगा के खत्म करके चले जाएंगे, बड़े से बड़े। गन पाउडर का इजाद हुआ तो लगा कि दुनिया 100 साल नहीं टिकने वाली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंसानी दिमाग में इतनी क्षमता तो है कि आने वाले वक्त में वो कुछ ना कुछ शायद ऐसा निकाल ले जो कि इसको हम नलीफाई कर सकें। नहीं, वो रीजन भी मैं बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर के वक्त जो देखा जाए, तो मैं क्यों बोल रहा था टेक्नोलॉजी की बात, नेसेसिटी आती है ना जिस दिन, तो इंसानी दिमाग जो कॉन्शियसनेस उसने बना रखी है अपनी, उसके अंदर डिस्कवरी निकाल के ला सकता है। दिस इज आर पावर, दिस इज आर इंटेलिजेंस, दैट इज वाई इट इज नॉट आर्टिफिशियल। हम नेसेसिटी में ऐसी डिस्कवरी कर सकते हैं जिससे हम बच सके। ये सब बातें हैं, और इसी पावर का एक उदाहरण आप अब भी देखेंगे। चलिए, मैं आपके सामने जनाब, आपके सामने इनके साथ आप भी थी। मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ कि इन्होंने एक शायरी लिखी है, चीज़ें लिखी हैं, वही डेटा ये हम एआई को फीड करेंगे। अब मैं दारोमदार उठा नहीं पाता, मैं बहुत लॉजिकल दिमाग वाला आदमी, आपको देख रहे होंगे, और ये बहुत फ्री फ्लोइंग आदमी, तो सारे दारोमदार इसके ऊपर है। डेटा फीड करेंगे हम एआई के सामने, आपके सामने। ये शायरी बोलेंगे अपनी डेटा के साथ, और हम एआई से पूछेंगे उसकी शायरी। यही बात है। सो पहले मैं ये बता दूं कि जो डेटा फीड करना है वो असल में कैसा होने वाला है। यस, बताइए। सो लेट्स से वी आर इन द यूथ, ओके, एंड द स्टेट ऑफ चेंज दैट हैपेंस टू अ ह्यूमन बीइंग इन हिज माइंड, यू नो, when a very beautiful woman might enter into his life, okay, like one beautiful person basically entering into some other person's life, okay, so the state of thought that changes, the dreaminess that comes na, so let us feed. Okay. तो मैं लिख रहा हूँ, can you write a poem in Hindi about a man, yeah, who has just encountered a beautiful, खैर मैं एंटर करता हूँ, a beautiful woman अब अपने कंटिन्यू in his life, and how is you know, like it has changed his state of thought, and how that has changed his state of mind. yeah, ठीक है, चलो ये फीड हो गया। अब ये एआई प्रोग्राम कुछ पोएम बना रहा है, ठीक है, वाह, टाइटल भी दे दिया है उसकी आंखों में, ठीक है। मैं से ये कहता हूँ कि भाई थम जा 4 लाइन के लिए, नहीं तो अब ये पूरी कविता लिख देगा। करने देते हैं, हम पढ़ लेंगे, हमारा जितना मन होगा। चलो ठीक है। वो एक पल जब वो सामने आई, जिंदगी की राहें कुछ और दिखाएं, हवा में भी जैसे एक नई खुशबू हो, उसकी मुस्कान ने जैसे रोशनी की धारा हो, दिल में हलचल कुछ नया सा हुआ, हर विचार में उसका नाम बसा हुआ, आंखों में सपने, दिल में ताजगी, उससे मिलने के बाद हर पल कुछ खास है। भाई कोई इमोशन नहीं है इसके अंदर, है ना? हाँ। और ये कमेंट छोड़ दिया, देखने वाले दोबारा पढ़ लेंगे, रिपीट पे वापस जाके एक बार इसको पढ़ लेंगे। हाँ, तो यही सिचुएशन भारद्वाज जी, जो मुझे लगा, हाँ आप बताइए। सूफियान आलम, हाँ नहीं, सूफियान आलम ऑलमोस्ट हमारा सारा काम सुन चुके हैं। हाँ, तो ये क्या था कि मैंने दरख्वास्त की कि इस टॉपिक में मुझे भारद्वाज जी आप चाहिए, बिकॉज मुझे लाइव एग्जांपल दिखाना है इंसान और मशीन का। भारद्वाज जी, कि ख्वाब की रानी बन आती है, कि ख्वाब की रानी बन आती है, अब ख्वाब ज़मीं वो दिखलाती है।
अब सच पूछो तो पता चला है कि आसमान में उड़ने के हैं माने क्या। आहा, अब सच पूछो तो समझ रहे हैं, जब दिल का हो तो हल्का कितना होता है। अब हम जाएं उनके पास हाँ, कि दिए दरवाजे पे दस्तक पहले, हम सांस बाल सब होश करें, आहा, हा, कि साथी उसके किए चले पे स्वागत स्वागत होता। क्या बात है। क्या चाह रहे हैं हम आगे और पढ़ें इसमें? बिल्कुल पढ़े, मन लग गया? मन लग गया भाई। ऐसा तो नहीं लगा कि यही की तरह रोक दिया जाए? नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं नहीं कि वही था स्वागत कि स्वागत दिए होता है। कि दिए दरवाजे पे दस्तक पहले, हाँ, हम सांस बाल सब होश करें, हाँ, कि साथी उसके किए चले पे हाँ। स्वागत स्वागत होता है। कि शाम सवेरे कितने साथी जो मेरे जा रहे थे, कि शाम सवेरे कितने साथी लूट रहा हूँ एक एक दिन, दिल जैसा भी चोर हो साथी, दिल बालक सा होता है। वाह, हम डूब जमी इस ख्वाब चले, हम डूब जमी इस ख्वाब चले, हम डूब जमी इस ख्वाब चले, यूं अंतिम पहली बार चले, एहसास हवा का देखना ऐसी, फिर बाद दोबारा होता है। कि साथी मेरे छाँव से तेरी रोशन ये संसार हुआ है। कि साथी मेरे छाँव से तेरी रोशन ये संसार हुआ है, साथी मेरे होठों से भी निकल चले हैं बोल दुआ के। वाह, साथी मेरे मन में कैसा, हाँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी होगा, हाँ, कि साथी मेरे मन में कैसा बांध विवाह का आन बने हैं, हाँ, क्यों साथी सीने बैठ रही हैं फिर चाहते बंधन के। जो ख्वाब आजाद की रहना रानी, चाहता है हमेशा, जो आजाद रहना चाहता है वो बात कर रहा है बंधन में आने कि की। साथी मेरे मन में कैसा बांध विवाह का आन हाँ, बने हाँ, हैं, हाँ, कि साथी सीने बैठ रही हैं फिर चाहते बंधन की। कि ख्वाब की रानी बन आती है, अब ख्वाब जमी वो दिखलाती है। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे तो कोई ब्रेकर हिट हट गए, मतलब हाँ। जो तो लगे हुए थे। ये एक्सरसाइज का पॉइंट क्या था, है ना? ये एक्सरसाइज का मैं बाहर पॉइंट ये था, हाँ, हाँ, ये एक्सरसाइज का पॉइंट ये था कि देखिए हमने एआई को कुछ डेटा फीड किया और उसने उसी डेटा की लिमिटेशंस पर एक पोएम लिख दिया है, जो हम मतलब अगेन इट्स नॉट अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पोएम, बट इट्स जस्ट अ कमेंट। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे आपने भारद्वाज भाई की जो पोएम सुनी, उसके थ्रू आपको ये पता है कि कितने सारे इंटरप्रिटेशंस है इस चीज के, ये किसी चीज से बाउंड नहीं है, हाँ, और आपके इंटरप्रिटेशंस हमारे इंटरप्रिटेशन से काफी अलग हो सकते हैं, हाँ, हाँ, बट एक मशीन डेटा डिपेंडेंट है। वो डेटा डिपेंडेंट जो डेटा हमने फीड किया उसी हिसाब से उसने हमें एक पोएम दी जो उन्हीं कुछ पॉइंट्स को टच कर रही है। बस बिल्कुल। सो दिस इज वेयर हम हमेशा एआई से एक कदम आगे रहेंगे, बिकॉज वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट इज जस्ट एन इमिटेशन। वो डेटा पढ़ के पैटर्न रिकॉग्नाइज करके पैटर्न्स रिप्रोड्यूस कर सकती है। अब अगर मैंने इसी एआई प्रोग्राम को 10 भारद्वाज साहब दे दिए, 10 भारद्वाज साहब दे दिए, 10 जॉन एलिया साहब दे दिए, 10 गालिब दे दिए और ये दे दिए, तो भैया वो तहलका कॉमलेट बना देगा। ये मैं बोलता हूँ। यस, बट इट विल स्टिल हाँ। बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, it will still be caged, unlike our poets today. तो यही एक चीज है कि हम में क्रिएटिविटी है जो एआई में है नहीं, है ना? सो दिस इज आवर पॉइंट दैट वी आर मेकिंग। सुफियान, और कुछ आपको ऐड करना है? आप अंकित कुछ बोल रहे हैं कुछ ऐड करने के लिए? तो खत्म करते हैं इस रील को, इस सॉरी रील को, पूरा वीडियो को। भारद्वाज साहब थोड़ा यार अरे यार मतलब मेरा ये है कि ये लोग जितना 10 सेकंड में बातें बोल देते हैं ना, इनकी जो स्पीड है मैं वो स्पीड पकड़ भी नहीं पाता। हाँ, ये भाई साहब इनको कोई बुलाए 2 मिनट में, ये 2 मिनट में 3 बार जूते पहन के उतार दें। सच में। और अभी इन्होंने बाइक भी ऐसी खरीद ली है, तो ये चले जाएं 5 मिनट में कहीं जाएं, वापस आ जाएं, वापस अपने काम पे बैठ जाए। 5 मिनट तो मुझे सोचने में लग जाए कि किसी का फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। इतने में तो इंसान सड़क पे मर ले यार। तो भाई मैं बहुत पिंजरे में कैद रहता हूँ, और भारद्वाज के साथ जब भी मिलता हूँ तो मैं बात यही होती है कि निकाल लाया हूँ एक परिंदे को पिंजरे से,
अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, तो मेरे अंदर दिल के अंदर है ये फाउंडेशन सिस्टम में यानी पिंजरा तो मुझे अपना लगता है कि मैं यहाँ जो अभी बैठा हूँ, हाँ, मैं ज़माने बाद अपने कमरे से बाहर निकला हूँ। क्या बात है, इनको रोज निकालो कमरे से निकलेंगे। बाहर। एनीवेज इस वीडियो को खत्म करते हैं। अंकित भाई की तरफ से भी शब्बा खैर, और ये NITN है, पीछे रहेंगे, मैं IITN आगे रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।